उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिन पहले जिस सुधीर पंवार नाम के इंस्पेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंकने से रोका था, उनका तबादला कर दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। संभल जिले के ही दूसरे थाने में उनकी तैनाती कर दी गई। कुछ रोज पहले संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा। उसी के विरोध में 4 अगस्त को बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने संभल के एक चौराहे पर उनका पुतला फूंकने की कोशिश की थी। इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर सुधीर पंवार से झगड़ा हो गया था, क्योंकि सुधीर पंवार ने प्रदर्शनकारियों को पुतला फूंकने से रोक दिया था। उन्होंने इलाके में धारा 163 लगे होने का हवाला दिया था। इस पर बजरंग दल और वीएचपी के लोग उनसे उलझ गए थे। उनमें कहासुनी होने लगी थी, उनमें बहस शुरू हो गई थी। बीच सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया था, बवाल हो गया था। प्रदर्शन कर रहे लोग चौराहे पर पप्पू यादव का पुतला फूंकने पर अड़े रहे थे। दूसरी तरफ सुधीर पंवार थे, वो उन्हें समझाते रहे थे, बार बार ये कहते रहे कि इलाके में धारा 163 लगी है, सड़क पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते, सड़क पर भीड़ नहीं हो सकती। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप गलत कर रहे हो। 4 से ज्यादा नहीं। तो काफी देर तक सड़क पर बवाल होता रहा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस होती रही। सुधीर पंवार बार बार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते दिखे, मनाने की कोशिश करते रहे कि वो कानून का उल्लंघन ना करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो आपको करना वो करो, जो कानूनी कार्रवाई वो मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहो, लेकिन गलत नहीं करने दूंगा, ना मेरे अधिकारी को। बात तब बिगड़ गई जब मना करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पप्पू यादव का पुतला फूंक दिया था, पुतले में आग लगा दी थी। इस पर इंस्पेक्टर सुधीर पंवार भड़क गए थे। उन्होंने पुतला फूंक रहे और नारे लगा रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया, गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए थे। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके नेता के साथ बदसलूकी की, उन्हें अपमानित किया। विरोध जताने के लिए बजरंग दल और वीएचपी के लोग संभल कोतवाली में धरने पर बैठ गए थे। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। ये घटना हुई, उसके 2 दिन बाद संभल के एसपी ने इंस्पेक्टर सुधीर पंवार का तबादला कर दिया, उनकी तैनाती जिले के दूसरे थाने में कर दी। इस हंगामे के बाद सुधीर पंवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें वो पुलिस की वर्दी में एक मौलाना के पैर छूते और उनसे आशीर्वाद लेते नजर आए थे। तो अटकलें ये लगाई गई कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ही सुधीर पंवार का ट्रांसफर कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। अबान अतीक अहमद के 5 बेटों में सबसे छोटे थे, उम्र उनकी 21 साल थी। हादसे में अबान के एक दोस्त की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार 3 और लोग बुरी तरह घायल हो गए। झांसी कानपुर हाईवे पर हादसा हुआ। प्रयागराज से झांसी जाते वक्त अबान अपने दोस्तों के साथ झांसी जा रहे थे। जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहे थे। हादसे में घायल अबान के दोस्त ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी और वो बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी में सवार अबान अहमद और सोनू की मौत हो गई। हादसे में घायल अबान के दोस्त मोहम्मद उमर ने बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ था। अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वही में सब लड़ गया। उमर ने जानकारी दी, हादसे के वक्त गाड़ी जैद नाम का एक लड़का चला रहा था। कार में आगे वाली सीट पर अबान बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर 3 लोग थे। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो दाहिनी तरफ के डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई। गाड़ी के आगे का हिस्सा टूट गया, उसके परखचे उड़ गए। हादसे वाली जगह पर काफी दूरी तक गाड़ी के पुर्जे बिखरे हुए दिखाई दिए, टायरों के घिसटने के निशान दिखे। सड़क पर 2 लोगों के शव पड़े नजर आए। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। डिवाइडर के किनारे पड़ी गाड़ी की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है।
खबर मिली तो पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, गाड़ी का दरवाजा तोड़ा, घायलों को बाहर निकाला, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा। पुलिस ने बताया हादसा प्रयागराज से झांसी की तरफ जाने वाली लेन में हुआ, झांसी कानपुर हाईवे पर। झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले गाड़ी टकरा गई। इलाहाबाद से झांसी आ रहे थे। हाँ मैं तो सो गया था, ठीक है। गाड़ी में उठा तो मुझे खबर नहीं क्या हुआ, तो मैं अफरा तफरी में था। गाड़ी कौन चला रहा था? जैद। पुलिस ने जानकारी दी हादसे में अबान के सिर में गंभीर चोट लगी, सिर से काफी खून निकल गया। माफिया डॉन अतीक अहमद के 5 बेटों में अबान सबसे छोटे थे। साल 2023 में तीसरे बेटे असद की झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वो झांसी की जिला जेल में बंद है। अबान अली से ही मिलने के लिए झांसी जा रहे थे। उधर हरियाणा के हिसार में कावड़ियों पर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हरियाणा के हिसार में कांवड़ियों की भीड़ पर फायरिंग से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कांवड़ियों पर गोली चला दी। गोली लगने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के वडोदरा में बिजली चोरी की जांच करने गई एक बिजली कंपनी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप लगा कि उन लोगों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों और महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद उन लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में पुलिस ने आतंकी संगठन अलकायदा और बब्बर खालसा से जुड़े कुछ आतंकवादियों के पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए। पुलिस ने लोगों से आतंकियों को पहचानने और उनसे जुड़ी जानकारी देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट की तलाश में सुरक्षा बल ने पोस्टर लगा दिए। उसकी जानकारी देने वालों को 15 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। पिछले दिनों कुलगाम में 2 मजदूरों की जो हत्या हुई थी, आरोप है कि लतीफ भट्ट मजदूरों की हत्या में शामिल था। उधर पटना में कारोबारी पर फायरिंग करके भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने पकड़ लिया और पीट कर एक बदमाश की जान ले ली। उसके साथी को बुरी तरह घायल कर दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश सुरेश सिंह नाम के कारोबारी के दफ्तर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले के बाद वो भाग निकले, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें इलाके के कुछ लोगों ने घेर लिया, पकड़ लिया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और गोलीबारी करने वाले उन बदमाशों को पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह मारा, गिरा गिरा कर मारा, लात घूंसों की बारिश कर दी, सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। इतना पीटा कि एक बदमाश की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जबकि तीसरा बदमाश फरार हो गया। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में बरुणा नाम का एक गांव है। यह घटना वहीं हुई। पुलिस ने बताया कि उन बदमाशों ने सुरेश सिंह नाम के कारोबारी थे, उनके दफ्तर में घुसकर गोलियां चलाई थी। हालांकि गनीमत यह रही कि फायरिंग में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हमले के बाद आरोपियों ने भागना चाहा, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पीट दिया। 2 अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया था, उनके साथ मारपीट की जा रही है। एक अपराध कर्मी भागने में सफल रहा। पुलिस कह रही जिस कारोबारी पर फायरिंग की गई, उनका जमीन को लेकर एक व्यक्ति से झगड़ा चल रहा था। शक है यह हमला उसी व्यक्ति ने करवाया। उधर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की मरम्मत के दौरान सड़क के एक हिस्से को सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया गया। एक दो नहीं, वहां कई पंखे लगा दिए गए ताकि जल्द से जल्द मरम्मत का काम पूरा किया जा सके। सुखाने के लिए पंखे। लेकिन इसका वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर दिया, राज्य सरकार पर निशाना साध दिया, हमला बोल दिया। एक्सप्रेसवे की क्वालिटी पर सवाल उठाए। पिछले महीने की 13 तारीख को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद एक्सप्रेसवे के धंसने की शिकायतें आने लगी। करीब 20 दिन के अंदर सड़क कई जगह से धंस गई। बरसात हुई तो सड़क की हालत और ज्यादा खराब हो गई, गड्ढे हो गए। गड्ढों की वजह से हादसे का खतरा और बढ़ गया। तो एनएचएआई ने मरम्मत का काम शुरू किया। एनएचएआई देश भर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती है, अथॉरिटी है। कई मजदूर सड़क ठीक करने में जुटे नजर आए। सड़क के एक हिस्से को सुखाने के लिए वहां कई
पंखे भी चलते दिखाई दिए। की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि मिट्टी सूखे और काम में तेजी लाई जा सके। सड़क के किनारे तिरपाल भी रखा नजर आया ताकि अगर बारिश हो तो सड़क के उस हिस्से को ढक दिया जाए जहां मरम्मत का काम चल रहा है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर का है। करीब 4200 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस पे। 1 किलोमीटर के लिए 57 करोड़ का खर्च आया मतलब। लेकिन इसके बाद भी एक्सप्रेसवे के कई हिस्से धंस गए, वो भी कुछ ही दिन के अंदर। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेर लिया। दूसरी तरफ NHAI ने एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, मतलब बैन करने की, ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया, जुर्माना भी लगाया गया। मरम्मत का काम पूरा होने तक NHAI ने एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं वसूलने का भी ऐलान कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि 20 दिन में ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए, 20 दिन के अंदर ही, और एक बारिश भी वो नहीं झेल पाया। तो ठेका लेने वाली कंपनी पर तो एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी गई, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन पहली बात तो वो भी तब हुआ जब लोगों ने वीडियो बना दिए कि पंखे चलाकर मरम्मत की जा रही है। लेकिन ऐसी कंपनी को ठेका दिया किसने था? उन अधिकारियों पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? पूरा सिस्टम होता है ना, तय किया जाता है ना कि ये मानक होंगे हाईवे बनाने के। तो कौन देख रहा था कि उनका पालन किया जा रहा है या नहीं? ये बार बार ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये सब कर देने से तो कुछ हो नहीं रहा। ये कैसे अधिकारी थे जिनको यह पता ही नहीं चला कि हाईवे कैसा बन रहा है, कैसा बना है? कैसे पता नहीं चला कि कैसा मटेरियल लगाया है? रातों रात बन जाता है हाईवे, रातों रात थोड़ी बन जाता है, सालों लगते हैं। तो कोई सिस्टम होता होगा ना इंस्पेक्शन का कि क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं। कंपनी को तो ब्लैकलिस्ट कर दोगे, जो उसको पास करने वाले अधिकारी थे वो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं होंगे? और ये कोई एहसान किया जा रहा है क्या कि पब्लिक पर अभी टोल नहीं वसूला जाएगा? कि अभी टोल नहीं वसूल रहे, मरम्मत हो रही है, बड़ा एहसान है। इन अधिकारियों से वसूलो ना टोल, जिन्होंने ऐसी सड़क बनवा दी। या तो उनको अपना काम नहीं आता या वो मिले हुए हैं। दोनों केस में पब्लिक के पैसे से वो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? गड्ढे वो नहीं जो पहली बरसात में हो गए, गड्ढे ये हैं जिन्होंने अब कई सावन देख लिए हैं और वहीं के वहीं हैं। 100 बात की एक बात, उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली। केपी इंटर कॉलेज के मैदान में गूंज नाम से कार्यक्रम होना था, लेकिन कॉलेज के ट्रस्ट ने छात्रों की पढ़ाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। झारखंड के रांची में जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार छात्र नेताओं से बातचीत के लिए तैयार हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी बना दी। उन्होंने छात्रों की मांगों और आपत्तियों पर विचार करने का भरोसा भी दिया। लोकसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बारिश में भीगते हुए दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर सांसद नारेबाजी करते रहे। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात कर महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांगा। उस दौरान राहुल गांधी ने साफ किया कि वो इस बिल पर सभी पार्टियों की राय लेना चाहते हैं और उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश हुई और एक बार फिर सड़कें लबालब हो गई। और फिर पुलिस ने कंपनियों से अपील की कि वो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाएं, यानी घर से काम करवाएं। गुरुग्राम में सुबह से ही तेज बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में जगह जगह पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार फिर धीमी पड़ गई, सड़कों पर लंबा जाम लग गया। तो पुलिस ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम करवाने की अपील कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अत्यधिक प्रयोग करें और जो ये हमारे कॉरपोरेट ऑफिस है, इनसे भी मेरा निवेदन है
कि जब तक अति आवश्यक ना हो उतने ही स्टाफ को बुलाएं जो आपको आवश्यक है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम करें। बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाके जलमग्न हो गए, घुटनों तक पानी भर गया। एक जगह पानी भरने से कई स्कूटर खराब दिखाई दिए, बाइक खराब हो गई, लोग उन्हें पैदल ही खींचकर ले जाते दिखाई दिए। वहां के एक इलाके में तो पानी घुटनों के भी ऊपर पहुंच गया, लोगों के मकानों दुकानों में पानी घुस गया, लोगों का वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। ना कोई निकासी पे काम, पानी ही पानी, इतना पानी पूछो मत। कहाँ का गुड़गांव है, ये तो वाकई में ही जलग्राम है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 तक जाने वाले एक अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि उसे बंद करना पड़ गया। अंडरपास में गाड़ियां फंसनी शुरू हो गई। पुलिस ने उन गाड़ियों को निकाला और फिर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। गुरुग्राम में अचानक शुरू हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। हर बार की तरह इस बार भी वहां की सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जगह जगह कई किलोमीटर का जाम लग गया। इसी तरह भारी बारिश के बाद दिल्ली के भी कई बाजार पानी हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया, दुकान के अंदर रखा सामान भीग गया, दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन दिल्ली के कई बाजारों में पानी भर जाने से व्यापारी परेशान हो गए। सदर बाजार में एक व्यापारी के मुताबिक भारी बारिश से बाजार की गलियों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया। यहाँ पर ये समझ लो निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों में इतना भर चुका है, कई दुकानों के अंदर पानी आ चुका है, उससे जो व्यापारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई दूसरे इलाके भी जल भराव से बेहाल हो गए, घुटनों तक पानी भर गया। इसके बाद पानी निकालने का काम तेज कर दिया गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में जल भराव की वजह से करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग बुरी तरह परेशान हो गए। बारिश के बाद जिस तरीके से जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी से देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली रोड पर है। आप देखें तो यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, यानी अगले 2-3 दिन तक पूरे दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। सौभाग्य की एक बात यह कि गुरुग्राम की तो बात ही करना बेकार है। बारिशों में गुरुग्राम की बात ही करना बेकार है। अब तो खबर तब होगी जब बारिश हो जाए और गुरुग्राम बंद ना हो। वर्ल्ड क्लास कंपनियों वाला 3rd क्लास शहर बन जाता है बारिश में गुरुग्राम। मतलब सोचिए, पुलिस कंपनियों से अपील कर रही है कि घर से काम करवा लो। पुलिस कह रही है, मतलब पुलिस कह रही है कि प्रशासन किसी काम का नहीं है, जो ये नगर निगम है उसके बस की नहीं है बारिश को संभालना। आप घर से काम करा लो, मत निकलो भाई। दिल्ली के भी बाजारों का बुरा हाल हो गया। और कोई ऐसी बारिश भी नहीं आई है कि रिकॉर्ड टूट गया। बहुत ही कम बारिश हो रही है इस साल, उसमें यह हाल है। कंपनियों से गुरुग्राम में अगर पुलिस कह रही है कि घर से काम करवा लो, तो क्या उसके पैसे भी देगा प्रशासन पब्लिक को? जिन लोगों की रोजी का नुकसान इस वजह से हो रहा है क्योंकि शहर संभालने की तनख्वाहें लेने वालों से अपना काम नहीं हो पा रहा, उनके नुकसान की भरपाई करेंगे ये सरकारी लोग। किसी कंपनी में बिक्री का साल खराब जाता है तो उस साल कर्मचारियों का इंक्रीमेंट नहीं होता, लोगों के प्रमोशन नहीं होते। इन सरकारी लोगों का वेतन काटोगे, किसी की प्रमोशन रोकी जाएगी क्योंकि पानी निकालने तक का इंतजाम वो नहीं कर पाए थे। यही तो काम है उनका। तो ये किस बात की नौकरियां चल रही हैं इन लोगों की कि जो काम दिया जाता है वो इनसे होता नहीं और पब्लिक के पैसे पर पाले जा रहे हैं इनको। एहसान कर रहे हैं ये लोग कुर्सी पर बैठकर, एहसान कर रहे हैं। पब्लिक की गाड़ी जैम में खड़ी है, इनकी गाड़ी चली जा रही है। 100 बात की एक बात। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर तेजी से गिरने लगे और कुछ ही देर में सड़क पर मलबा जमा हो गया। हालांकि प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। नदियों में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने की वजह से कई सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। उरी इलाके में बादल फटने से वहां बहने वाला बरसाती नाला उफान पर आ गया।
कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ का पानी ऊंचे इलाकों से नीचे की तरफ तेजी से बहता नजर आया। उधर बिहार के छपरा में सड़क बनाने में हुई गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने सड़क उखड़वा दी। खुदाई करने वाली मशीन से सड़क तुड़वा दी। करीब 50 मीटर तक बनी बनाई सड़क तोड़ दी गई। कुछ हफ्ते पहले ही वहां के पचभिंडा गांव में सड़क बनवाई गई थी। सड़क बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में धांधली हुई। सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। गांव वालों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। गांव के लोगों ने सड़क बनाने में इस्तेमाल की गई घटिया निर्माण सामग्री का एक वीडियो बनाया, उसे डीएम को भेज दिया। तो गांव वालों की शिकायत हुई तो डीएम ने एक्शन लिया, फौरन जांच के आदेश दिए और जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद डीएम के आदेश पर करीब 50 मीटर सड़क उखड़वा दी गई। इसके लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई। अधिकारियों का इशारा मिलते ही मशीन के भारी भरकम पंजे सड़क तोड़ने में जुट गए, सड़क को उखाड़ने में जुट गए। कुछ देर में सड़क का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में अपने नाना के साथ स्कूल जा रहे 6 साल के एक बच्चे का उसी के पिता ने अपहरण कर लिया तो सनसनी मच गई। बच्चे को वो उठा ले गए। उसके नाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्चे के पिता और मां के बीच विवाद चल रहा है। 3-4 महीनों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। महिला ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी कर रखा था। उनके 2 बच्चों में छोटा बेटा महिला के पास रह रहा था, बड़ा बेटा पिता के साथ रह रहा था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि छोटे बेटे की देखभाल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पिता दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे, जबकि महिला छोटे बेटे को अपने साथ रखना चाहती थी। 4 अगस्त को बच्चे के नाना जब उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। एक गली में बच्चे के साथ उसके नाना स्कूटर से जाते दिखे। उनके सामने से एक कार आती नजर आई, जिससे उनके स्कूटर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। तभी अचानक पीछे से 2 लोग आए। चेहरे पर नकाब बांध रखा था, सिर पर हेलमेट पहन रखा था। वो बच्चे की तरफ झपटे, स्कूटर पर बैठे बच्चे को उठाया और भागना शुरू कर दिया। बच्चे के नाना ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। छीना झपटी में उनका स्कूटर गिर गया। वो बच्चे को लेकर भाग रहे दोनों नकाबपोशों के पीछे भागे, लेकिन वो दोनों बच्चे को लेकर फरार हो गए। अपहरण के बाद फिर बच्चे के नाना बिल्कुल घबराए हुए, बदहवास दिखाई दिए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस गली में कुछ और लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी की हिम्मत बीच बचाव करने या बच्चे को बचाने की नहीं हुई। बच्चे के नाना ने उबैदुल्लागंज थाने पहुंचे वो, और वहां पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। अपहरण की पूरी घटना बताई। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया। बच्चे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन छानबीन के दौरान कहानी फिर पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्चे का अपहरण उसके पिता ने ही किया। एक बेटा आरोपी के पास था, बड़ा बेटा उसकी मां के पास था, मंजू के पास। पिता आया था कल, उसको जबरदस्ती वहां से लेके गया हुआ, जिसपे अपराध प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता दोनों बच्चों को साथ रखने की जिद पर अड़े थे, जबकि उनकी पत्नी ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। पुलिस की छानबीन के दौरान बच्चे के पिता का एक वीडियो मिला, जिसमें उनके दोनों बेटे एक साथ नजर आए। हमने मस्जिद से आए हो मेरे पापा के साथ, और है ना नाना नानी तो मेरे टॉर्चर करते थे और बहुत मारते थे और काम भी करवाते थे। मेरे पापा मेरे को इस फॉरेस्ट में लेके आए मेरे को घुमाने के लिए, और वहाँ बहुत टॉर्चर करते थे नाना नानी, और मेरे पापा है ना मेरे को घुमाने के लिए ले आए। पुलिस ने बच्चे के वीडियो की जांच शुरू कर दी। बच्चे की मां का भी बयान दर्ज किया, उनसे भी पूछताछ की। बच्चे की तलाश के लिए टीम बना दी। इधर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हो गया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। वहीं किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। मॉनसून सत्र में संसद में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक उनके बीच सदन में जारी गतिरोध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों से बातचीत की और उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को पुरानी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार बताया। जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह।
बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत मच गई। एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। हमले में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। उसकी तरफ से उसके एक सहयोगी ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की जो पुलिस को मिली। उसमें उसने दावा किया कि फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। उसके मुताबिक हमलावरों और गाड़ी में बैठे लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह से बीच सड़क पर गोलियां चल गईं। अचानक कुछ लोग अपने हाथ में पिस्तौल लेकर भागते दिखे। उनकी संख्या 3 थी। वो तीनों काले रंग की एक गाड़ी के नजदीक गए, फिर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। ये देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। इस बीच हमले के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। उनके जाने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसके भी होश उड़ गए। अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो खून से लथपथ थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस ने आसपास खड़े लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। गाड़ी पर चारों तरफ गोलियों के निशान दिखे। शीशे चकनाचूर हो गए थे। पुलिस ने घायलों को बाहर निकालने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई। नवीन बॉक्सर नाम का उसका सहयोगी है। उसने ऑडियो जारी किया कि हमला उसने करवाया। साथ ही धमकी दी कि जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी मदद कोई ना करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जो आज दादरी के अंदर अमित फतेहगढ़िया को ऊपर अटैक हुआ है, इसमें के 2 साथी मरे हैं। इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं और सभी कान खोल के सुन लेना। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और इसमें जो भी इनको सपोर्ट करेगा, कोई भी इनको साथ मिलकर चलेगा, वो सीधे सीधे तौर पे हमारा दुश्मन होगा। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। पुलिस ने भरोसा दिया हमलावर जल्द पकड़े जाएंगे। धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम, साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत हैं, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों पर गोलियां चलाई गईं वो पुराने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट में उन सभी की पेशी थी। वहां से लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में उन पर फायरिंग हो गई। इधर चंडीगढ़ जिला अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में एक्टर सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को नोटिस जारी कर दिया। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा। अरुण गुप्ता नाम के कारोबारी ने दोनों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से पूर्व मंत्री पवन पांडे के नाम की घोषणा की और उन्हें अयोध्या से टिकट दे दी। अखिलेश यादव ने उनकी जीत का भरोसा भी जताया। उधर केरलम के त्रिशूर में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं था, बल्कि रिजास नाम के जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी, जानबूझकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई थी। परिवार के मुताबिक हादसे से करीब 10 मिनट पहले रिजास और एक दूसरी गाड़ी में सवार लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। बाद में उन्हीं लोगों ने अपनी गाड़ी से उन्हें रौंद दिया। हालांकि जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसका पता नहीं चल पाया कि उसे कौन चला रहा था, लेकिन परिवार ने थाने जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी कि उसकी जांच हादसे के एंगल से नहीं बल्कि हत्या के एंगल से कराई जाए। परिवार के मुताबिक रिजास की बाइक को पीछे से आ रही गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मारी, जबकि उसके बाईं तरफ पूरी सड़क खाली थी। ड्राइवर चाहता तो वहां से आराम से निकल सकता था, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, उसी लेन में चलता रहा। फिर रिजास की बाइक को उसने रौंद दिया। मोटरसाइकिल पर उनकी एक दोस्त भी बैठी हुई थी। टक्कर लगते ही वो दोनों बीच सड़क पर गिर गए। रिजास सामने से जा रही एक दूसरी कार से टकरा गए, जबकि उनकी दोस्त घिसटते हुए दूर जा गिरी। इसके बाद भी टक्कर मारने वाली गाड़ी वहां रुकी नहीं, जबकि दूसरी गाड़ियां तुरंत रुक गई थी। परिवार ने दावा किया उस गाड़ी में बैठे लोगों ने
सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कुछ देर पहले रिजास और उनके बीच सड़क पर ही किसी बात पर झगड़ा हो गया था, तीखी बहस हो गई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें शांत करा दिया था, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ गए थे। लेकिन आगे जाने के बाद गाड़ी में बैठे लोगों ने रिजास की बाइक को टक्कर मार दी। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 5 लोगों को कार से टक्कर मारने वाले एक आरोपी का कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल से आरोपी का पीछा करते रहे, उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, बीच सड़क पर उसे कई बार रुकवाया भी, लेकिन वो मौका मिलने पर भागने में कामयाब रहा। पुलिस कह रही है आरोपी ने अपनी तेज रफ्तार कार से 5 लोगों को रौंदा, लेकिन इस हादसे के बाद भी वो रुका नहीं। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, तेजी से भागने लग गया। उसे देखकर 2 पुलिस वालों ने अपनी बाइक से उसका पीछा किया, नजदीक जाकर गाड़ी को किनारे रोकने के लिए कहा। पुलिस को देखकर आरोपी ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी, लगा कि वो रुक जाएगा, लेकिन तभी उसने साइड से गाड़ी की स्पीड फिर बढ़ा दी और फिर से भागने लग गया। जवानों ने उसका पीछा करना जारी रखा। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने बीच सड़क पर ही एक बड़े ट्रक को रुकवाया, जो आरोपी की गाड़ी के आगे जा रहा था। उन्हें लगा कि ट्रक को रोकने से पीछे वो कार भी रुक जाएगी, लेकिन वो कार नहीं रुकी। तिरछा करके लगा लो, तिरछा करके। अरे ठोक के आया है। आरोपी ने एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया। वो फिर भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। करीब 6 किलोमीटर वो उसके पीछे भागे ताकि उसे रोक सकें, पकड़ सकें, गिरफ्तार कर सकें, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर चला गया। बीच बीच में सड़क से गुजर रहे लोगों ने भी पुलिस वालों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गाड़ी की तेज रफ्तार को देखकर वो भी घबरा गए, उससे दूर चले गए, सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उधर बिहार के बगहा में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों पर नेपाल के कुछ नागरिकों ने हमला कर दिया। बिहार के बगहा में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों पर नेपाल के कुछ नागरिकों ने पथराव कर दिया। इस मामले में वाल्मीकि नगर थाने में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग आरोपी को कार के बोनेट पर बांधकर जुलूस निकालने पर पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई। मान सिंह पाटिल नाम के सीनियर इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। जुलूस निकालने पर राज्य के मानवाधिकार आयोग ने मान सिंह पाटिल की शिकायत की थी। उसी के बाद उन पर एक्शन लिया गया। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक भालू ने वन विभाग के कर्मचारी की जान ले ली। घटना तब हुई जब वन विभाग के वो कर्मचारी जंगल में गश्त लगा रहे थे। उसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उधर पश्चिम बंगाल में एक स्कूल टीचर के ट्रांसफर की खबर सुनते ही बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें टीचर को पकड़ लिया, जिद पर अड़ गए कि वो उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। टीचर का नाम संदीप करमारकर है। वो पश्चिम बर्धमान जिले के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। 15 साल से वहीं तैनात थे, लेकिन पिछले हफ्ते उनके ट्रांसफर का आदेश आया। खबर स्कूल के बच्चों तक पहुंची। वो रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने टीचर के हाथ पकड़ लिए, कोई उनसे लिपट गया। संदीप करमाकर की आंखें भी भर आईं। वो उनसे लिपटकर रो रहे बच्चों को चुप कराते दिखे, उनके आंसू पोंछते नजर आए, उन्हें समझाते नजर आए। सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों को रोता बिलखता देख स्कूल के दूसरे टीचर भी रो पड़े। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चों ने टीचर से बार बार यही विनती की कि वो उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं। यहां तक कि कह दिया कि वो किसी भी हाल में संदीप करमाकर को वहां से नहीं जाने देंगे। কালকে চলে যাব বলছে তো, কিন্তু আমরা যেতে দেব না। আমরা দরকার হলে মিছিল বার করব। তাহলে মিছিল বার করব আমরা, কিন্তু সন্দীপ স্যারকে আমরা যেতে দেব না। সন্দীপ স্যার খুবই ভালো, কিন্তু অল সাবজেক্ট পড়ায়, কিন্তু যদি কেউ বদমাশ করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে। स्कूल से जाते वक्त संदीप करमाकर की आंखों में भी आंसू दिखाई दिए। वो भी भावुक दिखे। स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने संदीप की खूब तारीफ की।
इधर पटना पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बरामद करने का दावा किया। वहां बहुत बड़ी तादाद में पैकेजिंग का सामान मिला, नकली प्रोडक्ट बनाने का सामान मिला, नकली कॉस्मेटिक्स का। पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली कि कुछ लोग एक किराए के मकान में अवैध तरीके से नकली प्रोडक्ट बना रहे थे और धड़ल्ले से बाजार में बेच रहे थे। पुलिस ने दावा किया यह काम पिछले 6 महीने से चल रहा था और इसीलिए उस मकान पर छापा मारा गया। पुलिस ने दावा किया वहां काफी सारे नकली कॉस्मेटिक्स रखे हुए थे, उन पर अलग अलग ब्रांड की पैकेजिंग की हुई थी, दिखने में बिल्कुल असली यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट लग रहे थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक असल में वो सारे के सारे प्रोडक्ट नकली थे। वहां हेयर ऑयल मिला, शैम्पू मिला, फेस वॉश मिला, फेस क्रीम मिली। नकली प्रोडक्ट कॉस्मेटिक सामान जो है अवैध रूप से निर्माण कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी हम लोगों ने जो है बहुत दिन लगता है 2-3 महीना पहले से जो है कि उस पर हम लोग निगरानी बनाए। पुलिस के मुताबिक वहां से लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया और उसमें नकली प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसकी पैकिंग करने तक का पूरा सामान था। उस मकान से कप सिरप की भी बहुत सारी शीशियां मिली, पुलिस ने उन्हें भी जब्त कर लिया। इधर गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली घी बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वहां पाम ऑयल में केमिकल और रंग मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला करोड़ों रुपए का सामान भी जब्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया और उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। खाद्य विभाग की टीम कांवड़ सेवा शिविरों में खाने पीने की चीजों की जांच के लिए निकली थी। उसी दौरान पनीर ले जा रही एक गाड़ी को रोककर उन्होंने जांच की। गुजरात सरकार ने दूध की जगह पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाए जाने वाले पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई जगह शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार भी ऐसे पनीर पर बैन लगा चुकी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में करंट लगने की वजह से एक युवक की जान चली गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वो युवक सड़क पर डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो करंट की चपेट में आ गया। उधर यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उत्तर कोरिया से मिली दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें अपने पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात कर दी, यूक्रेन से लगे इलाके में तैनात कर दी। यानी पुतिन की सेना अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों की भी बौछार करेगी जो उसके सहयोगी उत्तर कोरिया ने भेजी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया से हुए सैन्य समझौते के तहत रूस को 120 बैलिस्टिक मिसाइलें मिलनी थी। इनमें 40 मिसाइलें रूस की धरती पर पहुंच चुकी हैं। ऐसी मिसाइलें जो रूस की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी बताई गई। और यह रिपोर्ट बताती है रूसी फौज ने बिना देर किए उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया, युद्ध के सबसे अहम मोर्चे पर उतार दिया। यूक्रेन ने आशंका जताई कि पुतिन की सेना किसी भी वक्त उत्तर कोरिया से मिली मिसाइलें दाग सकती है, हमला कर सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है किम जोंग उन के देश ने रूस को अपनी KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की। कहा जाता है कि तबाही मचाने के मामले में ये दोनों मिसाइलें रूस की इस्कंदर मिसाइल को भी मात दे सकती हैं। एक बार में 700 किलो से ज्यादा बारूद लेकर ये उड़ सकती हैं, 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन इन मिसाइलों की एक खामी भी बताई गई कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमले के बाद तय किए गए टारगेट पर ही फटें, इनका निशाना चूक भी जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है टारगेट के आसपास के इलाकों में भी फट जाती हैं, रिहायशी इलाकों में फट सकती हैं, लोगों पर फट सकती हैं, यानी इनका इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। यूक्रेन का दावा है रूस ने उत्तर कोरिया से खरीदी गई इन मिसाइलों को अपने वेरोनिश प्रांत में तैनात किया है। रूस का यह प्रांत यूक्रेन के लुहांस्क की सीमा से लगता है। यह रिपोर्ट कह रही है वेरोनिश में तैनात मिसाइलों की रेंज में यूक्रेन का लगभग पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ जाता है। वहां के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं, यानी रूस जब चाहे तब वहां तबाही मचा सकता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने लड़ाई में उत्तर कोरिया के हथियार उतारे हों। यूक्रेन का कहना है रूस पहले भी उत्तर कोरिया की मिसाइलों से बमबारी कर चुका है। उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक भी रूस की तरफ से लड़ते हुए पकड़े गए थे।
उधर खबर है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 130 के पार पहुंच गया। बड़ी संख्या में लोग घायल बताए गए। हालांकि इसके बाद भी वहां शहबाज सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन जारी रहे। JAAC जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन के लोग सड़कों पर डटे रहे, रास्तों से हटने का नाम नहीं लिया और पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया, धरना दिया, मार्च किया, रैलियां की। इन रैलियों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची, बुजुर्ग पहुंचे, बच्चे पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बीते करीब 2 महीने से मोर्चा खोल रखा है पाकिस्तान के खिलाफ। पीओके की कई मांगों को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है। उसके समर्थकों ने दिन रात एक कर दिया। वो सड़कों से हटने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि पाकिस्तान की सेना ने उन्हें खदेड़ने की तमाम कोशिश की, बेहिसाब जुल्म ढाया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग तक कर डाली। और ऐसा किसी एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि पीओके में कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। खबर है कुछ घंटे पहले ही पीओके की नीलम वैली में भी प्रदर्शन कर रहे लोगों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच झड़प हो गई। JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने वहां निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी और 2 लोगों की जान ले ली। खबर है पाकिस्तानी सैनिकों की गोली लगने से पीओके में 131 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या तो सैकड़ों में बताई गई। यानी पाकिस्तान की फौज ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि उसकी लाख कोशिश के बाद भी प्रदर्शनकारी हार मानने को तैयार नहीं दिखे, पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने का काम जारी रखा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी कि वो वक्त रहते उसकी मांगे मान ले, वरना ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा फिर किसी के संभाले नहीं संभलेगा। उधर बांग्लादेश में पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर कुछ लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। बांग्लादेश के मागुरा में पूर्व क्रिकेटर और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर कुछ लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमला एक रोज पहले हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद हुआ। अवामी लीग ने हमले की निंदा की। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह दिवस पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। जमाते इस्लामी, NCP और कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम में दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया। आरोप लगाया गया कि जुलाई विद्रोह की कई महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रमुख लोगों को डॉक्यूमेंट्री में जगह ही नहीं दी गई। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन लोगों ने पीओके में जारी हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किए जाने का विरोध किया और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उधर यूरोप के देश पोलैंड के चालिन में एक खौफनाक हादसा हो गया। वहां एक ट्रेन ने एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। भूसे से लदा वो ट्रैक्टर एक रेलवे फाटक पर पहुंचा। तभी फाटक पर लगे दोनों बूम बैरियर नीचे गिर गए। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रैक्टर वहीं फंस गया और इतने में वो ट्रेन किसी आंधी की तरह वहां पहुंच गई और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही भूसे के कई ढेर सड़क पर गिर गए, हवा में उड़ गए। ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली भी टूट गई, झटके से अलग हो गई। गनीमत ये रही ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। जब भी वो ट्रैक्टर लेकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था, तभी वहां लगा बूम बैरियर नीचे आ गया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया, बचने की कोशिश की, ट्रैक्टर को वहां से निकालने की कोशिश की। इस चक्कर में पीछे का बैरियर भी टूटकर गिर गया। लेकिन जब तक वो वहां से निकल पाता, तेज रफ्तार ट्रेन उसके नजदीक आ गई और उसने पीछे की ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी। उधर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के केरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर ने 492 पारियों में 14,833 रन बनाए, जबकि पोलार्ड के नाम 663 पारियों में 14,803 रन दर्ज हैं। अगले साल भारत में होने वाली बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के कोच के मुताबिक उस दौरान खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी से नागपुर में होगी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबर ने शेयर बाजार में रौनक ला दी। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों ने अच्छा कारोबार किया, लेकिन आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर ने बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 373 अंकों की बढ़त के साथ 78,954 पर पहुंच गया और निफ्टी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ।